गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर 1। तो इस चैप्टर में क्या है आप देख सकते हैं, पहले नाम से ही कुछ पता चल रहा है। फसल उत्पादन मतलब खेती के बारे में बातचीत होगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। क्या बच्चों आपने ये सब देखा है कभी? मैं जानना चाहता हूँ कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कि जितने भी जीवित लोग हैं उन सबको भोजन चाहिए। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? चलिए पढ़ते हैं आगे। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अब आप सोचिए कि आप भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, क्यों आप खाना खाते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग अपना भोजन किस लिए करते हैं, कैसे होता है, ये सारा चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसमें। तो ये फिर से पहेली क्या बोल रहा है? क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हमें अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकेंगे। ये तो सोचने वाली बात है। हमारी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी को भोजन चाहिए, समय पर भोजन चाहिए। तो इसका नियमित उत्पादन भी होना चाहिए, प्रबंधन होना चाहिए कि कैसे सभी जगहों पर सभी लोगों को खाने का सामान मिले। तो ये गुड़िया रानी क्या बोल रही है, देखिए। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो इसका आंसर यही है कि हम लोग को भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करना है। तो अब चलिए 1.1 में हम कृषि पद्धतियाँ पढ़ते हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतू थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुई। तो बच्चों, पहले जब कोई जानता ही नहीं था कृषि कैसे होती है, तब वे सब सिर्फ घूम घूम कर भोजन किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जा कर जानवरों का शिकार करके भोजन किया करते थे। तब ऐसा करते करते उन्होंने बहुत समय बाद खेती करने का शुरुआत किया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल फसलें इन सब प्रकार की हो सकती हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। पहला है खरीफ फसल।
वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ये सभी फसलें कब कब उगती हैं? वर्षा ऋतु में। तो आप ध्यान जरूर रखें इसको। दूसरा है रबी फसल, शीत ऋतु में उगती है। ये अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसल है? अब गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। अब ये जो पहेली क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 1.2 में हम देखेंगे आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण, ये सारे पद्धति हमें सीखनी पड़ती हैं। तो पहला है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, फर्स्ट काम है। ये सबसे पहला काम है मिट्टी को रेडी करना। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पॉली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पॉली मिट्टी किस प्रकार पौधों को जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पॉली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती हैं। यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधों एवं जीव जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पहला काम है मिट्टी को उलट पलट करना। ये सबसे ज़रूरी है, मिट्टी को सही करना है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। उस उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। आप देखे होंगे अपने गाँवों में, कभी गांव जाते होंगे तो देखते होंगे कि बैल और लकड़ी और वो लोहे की बनी हुई कुदाल की जैसी नुकीली वो मिट्टी को कोड़ने में सहायता करते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब हम देखते हैं कृषि औजार को। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैलों द्वारा हल जोता जा रहा है। जो लिखा हुआ है यहाँ पर जोत, ठीक है, फाल, हाल सेफ्ट और ये हल सेफ्ट।
पकड़ने के लिए। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रही हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, जैसा आप चित्र में देख सक रहे हैं, जो प्लेट की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये आप देख रहे हैं 1.1b में। उसकी पहली है पकड़, हैंडल, जोत, मूड़ी प्लेट और छड़। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जो 1.1 चित्र में आप देख सकते हैं सी में कि ये ट्रैक्टर किस तरह से हल खेती में जुताई कर रहा है। अब बारी आती है बुआई की। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अच्छे बीज चुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। आप सोचिए। अब आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, क्रियाकलाप। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए और इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने के लिए यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है, जो चित्र में आप देख सकते हैं। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज में स्थापित कर देते हैं। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से बीज डालने का काम हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, पिक्चर में आप देख सकते हैं चित्र में, इसका उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। तो अब ये बूझो पहेली क्या बोल रहा है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? तो अब ये गुड़िया रानी बता रही है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार होने के बाद उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो अब हम पढ़ने चलते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। 1.5 में यही है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल को पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में
ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? चलिए पता करते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषक क्या होते हैं, पोषकों का क्या होता है। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इससे क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाल जाते हैं तथा उसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 7 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप मन लगाकर पढ़िए। इस लॉकडाउन के समय में अपने घर पर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।